हेलो एवरीवन। नमस्ते, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम। और आज से अपन शुरू करने जा रहे हैं हिस्ट्री के जो अपने 5000 प्रश्नों की सीरीज है उसको फिर से हम रिज्यूम करेंगे, क्योंकि इसकी कुछ क्लासें हम पहले ही देख चुके हैं। तो आगे एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं और आपको आगे आने वाली हमारी इस सीरीज में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे और इनकी संख्या भी हम बढ़ाएंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज की जो दोबारा से जो हम इसे शुरू करने जा रहे हैं, तो ये हमारा पहला पार्ट है। इससे पहले की कुछ सीरीज जो है वो हमने पहले ही ऑलरेडी कर दी है आपको जारी। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप के भी हैं क्वेश्चंस और फिर अपन करेंगे इसके जो लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक, निबंधात्मक सभी प्रकार के प्रश्न देखेंगे। और आपका जो इम्पोर्टेंट जो ब्लूप्रिंट है उसके अकॉर्डिंग सारा जो है वो कवर करेंगे अपन। तो पहला प्रश्न है कि मनके बनाने के लिए कौन सी बस्ती प्रसिद्ध थी। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की या फिर अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ के जो कुछ स्थल थे वो विभिन्न वस्तुएं बनाने के लिए जाने जाते थे। कुछ मन के बनाने के लिए, कुछ कलात्मक चीज़ें बनाने के लिए। तो ये जो प्रश्न है कि भाई मन के कहाँ बनते थे। ऑप्शन एक है मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा और चन्नूदड़ो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन द चन्नूदड़ो। जो है ये मन के बनाने का एक प्रसिद्ध केंद्र था। आप लोग कमेंट करते जाइए जो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं। इससे आपका क्या है कि अपना खुद का मूल्यांकन आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे देखो, अगर मोहनजोदड़ो की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर थे उनमें से एक था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उनमें से एक था मोहनजोदड़ो, जहाँ पे विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे। बनावली हरियाणा में है, जहाँ से जो हल के जो है ना जुताई करने के लिए हल के यहाँ पे प्रतिरूप जो है वो प्राप्त हुआ है। धौलावीरा गुजरात में था और ये जो है वो जल संरक्षण के लिए जाना जाता था। और चन्नूदड़ो मन के बनाने का प्रसिद्ध केंद्र था। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है कि महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। तो ऑप्शन है आपके पास 1901, 1911, 1919 और 1942। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1919 में। आपको याद होगा बच्चों, वी.एस. सूक्तांकर एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे, संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। और इनके नेतृत्व में ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू हुई थी, जिसमें महाभारत का एक समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना था। 1919 में इस अभियान की शुरुआत हुई थी और महाभारत से संबंधित जितने भी ग्रंथ, पांडुलिपियां और जितने भी जो साक्ष्य थे उन सबको इकट्ठा किया और इन्होंने इसका जो वो संस्करण तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा तीसरा प्रश्न, जनपद शब्द का प्रयोग हमें किन दो भाषाओं में मिल जाता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सा कि प्राकृत और संस्कृत भाषा में हमें जनपद शब्द का उल्लेख मिलता है। वैसे अगर हम बात करें तो जो आरंभिक बौद्ध ग्रंथ और जो जैन धर्म के जो ग्रंथ रहे हैं उनमें हमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपद थे। तो ये यहाँ की भाषा जो है अगर पूछा जाता है तो प्राकृत एवं संस्कृत। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। बराबर इसे या फिर इसे जो है वो बराबर या फिर बारबर की गुफाएं भी इसे कहते हैं। तो ये गुफाएं जो है बच्चों आपको बताना है बिहार में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या गुजरात में कहाँ पर स्थित है। तो ये फिलहाल जो है ना बिहार राज्य में स्थित है। और बिहार राज्य में गया से कुछ दूरी पर स्थित हैं ये गुफाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से जो चट्टानें थी उन चट्टानों को काट करके ये गुफाएं बनाई गई हैं। इनमें से ज़्यादातर गुफाओं का संबंध मौर्य शासनकाल से रहा है और कुछ गुफाओं का संबंध अशोक से भी रहा है। तो प्राकृतिक गुफाओं को काट करके बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाओं में से एक है बराबर की गुफाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला पांचवा प्रश्न है कि इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे प्रसन्नता से 1,00,000 टके यानी मुद्रा जो थी उस समय की और साथ ही साथ 200 दास यानी गुलाम जो है वो दिए थे। तो इब्न बतूता जो कि मोरक्को का निवासी था, अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था, तंजीर का। और इसने जो वर्णन किया है उसमें लिखा है कि भाई नसरुद्दीन को जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने ये इस प्रकार के 1,00,000 रुपए, 1,00,000 टके और 200 दास दिए थे। साथ ही साथ आपको बता दूं बच्चों कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को 1 वर्ष के लिए दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, है ना। काजी का मतलब होता है न्यायाधीश। तो 1 वर्ष के लिए इसने इब्न बतूता को काजी नियुक्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा प्रश्न कि स्तंभरारी बंदोबस्त सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने अपने राजस्व के कलेक्शन के लिए, राजस्व संग्रहण के लिए
ये सोचा कि भाई हम एक काम करते हैं, एक व्यवस्था लागू करते हैं। तो इन्होंने जो इस्तमरारी बंदोबस्त था, ये जमींदारों के साथ एक ऐसी व्यवस्था लागू की थी कि आपको जो है निश्चित लगान पहले से तय कर दिया जाता था, एक निश्चित दिन तक जमा कराना पड़ता था कंपनी को। और ये व्यवस्था सबसे पहले इन्होंने बंगाल में लागू की थी। 1793 में इन्होंने बंगाल में इस व्यवस्था को लागू किया था। तो इस व्यवस्था के तहत क्या होता था कि एक निश्चित दिन, जिसे जो है सूर्यास्त का नियम कहते हैं, कि सूर्यास्त से पहले पहले अगर वो जमा नहीं करवा पाते थे तो फिर उनकी जो जमींदारी थी उसको नीलाम कर दिया जाता था। और बच्चों 75% जमींदारियां जो है वो नीलाम हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है नेक्स्ट प्रश्न है 7वां, कि बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के किस शासक को समर्पित किया था। तो पहले तो बता दूं कि फ्रांसवा बर्नियर जो है, ये जब मुगल भारत में अपनी यात्रा पर आया था तो इसने लिखा था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, है ना। इसकी रचना जो है वो लिखा था इसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। और जब ये वापस अपने देश फ्रांस गया था, फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस का निवासी था, तो इसने वहाँ जाकर के अपनी जो रचना थी वो लुई 14वें को जो है ये उसको समर्पित करी थी ना। लुई 14वां उसने अपनी रचना को समर्पित किया था। नेक्स्ट है हमारा 8वां प्रश्न, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर क्या है। तो अभी हमने देखा जो फ्रांसवा बर्नियर था, जो कि हमने अभी देखा कि इसने अपनी जो रचना थी वो फ्रांस के शासक लुई 14वें को समर्पित करी थी। तो ये ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बर्नियर द्वारा रचित ग्रंथ था। नेक्स्ट है 9वां प्रश्न, अल बिरूनी और इब्न बतूता किन देशों से और कब भारत आए थे। तो बच्चों अल बिरूनी जो है ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, वहाँ से आया था ख्वारिज़्मा, उज्बेकिस्तान में ख्वारिज़्मा। और इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में मोरक्को के तेंजियर का रहने वाला था, ये भारत आया था। बच्चों इसी प्रकार की जो अपनी सीरीज़ है हिस्ट्री की 5000 प्रश्नों की सीरीज़, इसी तरीके से हमारे पॉलिटिकल साइंस की जो 5000 प्रश्नों की सीरीज़ है उसको बहुत ही जल्दी रिज्यूम करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस और इसके अलावा मॉडल पेपर्स, कंप्लीट नोट्स सब्जेक्ट वाइज और कंप्लीट कोर्सेज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़, ये सारी चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप एक हमारा नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर हमें जैसे ही आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हमारी जो लिंक है, सभी प्रकार के लिंक, जैसे हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारे ऐप के लिंक, हमारे कोर्सेज के लिंक, हमारे प्लेलिस्ट के लिंक, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो नंबर है 9079622989। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9079622989। अब चूंकि जब ऐप डाउनलोड करोगे तो आपके सारे जो कोर्सेज हैं, हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सब कुछ आपको आपके ऐप में मिल जाएगा। आपके मोबाइल में पूरा कोर्स जो है वो आपको हर टाइप की, जैसे PDF के रूप में, नोट्स, वीडियोस, अगर आपको कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियोस देख करके उस चैप्टर को समझ सकते हो। आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें कोर्स के रूप में आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको केवल नोट्स चाहिए तो ओनली नोट्स हैं, अगर पूरा कोर्स चाहिए तो पूरा कोर्स है, अगर आपको केवल मॉडल पेपर्स चाहिए तो केवल मॉडल पेपर्स मिलेंगे, अगर आपको केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो केवल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी वहाँ पे। और चैप्टर वाइज MCQs, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगो जो है वो इस प्रकार का रहेगा हमारे ऐप का। इस लोगो को देख करके आप ऐप को डाउनलोड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। और हमारा 10वां प्रश्न है कि विदेशी यात्री पेश ने कृष्णदेव राय का किस प्रकार वर्णन किया है। तो कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर के शासक थे, और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय के बारे में पेश ने लिखा है कि वो जो विजयनगर जो शासक थे कृष्णदेव राय, उनका कद मंझला कद था, छोटे कद के थे, रंग गोरा था एंड अच्छी काटी थी, कुछ मोटे थे, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग थे। इस प्रकार का वर्णन विदेशी यात्री पेश ने कृष्णदेव राय के बारे में किया है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, विजयनगर के शासक किस प्रमुख देवता की ओर से शासन करने का दावा करते थे। तो विजयनगर के जो शासक थे ये भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन चलाते थे, अपने आप को भगवान विरूपाक्ष का प्रतिनिधि कहते थे और भगवान के नाम पर ही वो शासन चलाते थे। ये जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में बिल्कुल या तो आए हुए हैं या आगामी परीक्षाओं में जरूर आएंगे। तो एक एक प्रश्न को ध्यान से समझिएगा।
और अगर आप कुछ नोट करना चाहें तो कॉपी पेन लेकर के बैठिए और कंप्लीट नोट्स कर लीजिए। हम सारे सब्जेक्ट्स आपके यहाँ पे बच्चों रिवीजन करवा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ला रहे हैं, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस दोनों के 5-5 हज़ार क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी साहित्य और हिंदी कंपलसरी के 2-2 हज़ार प्रश्नों की सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है। हम सब्जेक्ट वाइज रिवीजन पर ही कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी का रिवीजन हमारा कंप्लीट होने को आया है, कुछ ही चैप्टर बचे हैं, इसी तरीके से हिंदी कंपलसरी का रिवीजन बिल्कुल चल रहा है और बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी हम बहुत ही जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12वां कि महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठानों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों अगर हम देखें जो विजयनगर साम्राज्य था और विजयनगर साम्राज्य में एक परंपरा थी महानवमी डिब्बा के नाम से जानी जाती थी, ये एक जो अनुष्ठान था। तो इस महानवमी डिब्बा से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के महीने में मनाए जाते थे, है ना। ये जो है एक प्रकार से 10 दिन का त्यौहार होता था। जैसे अपने नवरात्र होते हैं 9 दिन के, और जिस समय नवरात्र मनाए जाते हैं उसी दौरान ये त्यौहार जो है वो विजयनगर साम्राज्य में मनाया जाता था, जो कि उत्तर भारत के दशहरा, बंगाल की दुर्गा पूजा और प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्र या महानवमी के नामों से जाने जाते हैं। ये महानवमी के अवसर पर जो अब हमारे जो जब नवरात्रे वाली जो नवमी होती है तो इस अवसर पर निष्पादित किए जाते थे, और इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो ये जो है वो विशेष रूप से विजयनगर में ये त्यौहार जो है वो मनाए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि फ्रांसिस बुकानन किस गवर्नर जनरल का शल्य चिकित्सक था, यानी डॉक्टर था, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। तो ये फ्रांसिस बुकानन जो था, फ्रांसिस बुकानन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली का शल्य चिकित्सक भी रहा था, डॉक्टर भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14वां कि रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन कैसे होता था। भारत से जो है वो कपास उत्पादन करवा करके जो है इंग्लैंड को भेजी जाती थी कपास, और वहाँ से तैयार माल वापस भारत ला करके बेचा जाता था। तो यहाँ जो कपास का उत्पादन होता था वो एक जगह इकट्ठा किया जाता था, और जब ट्रेनों का आविष्कार अभी नहीं हुआ था, क्योंकि भारत में 1853 में जो है वो ट्रेनें चलना शुरू हुई थी, तो उससे पहले या तो नौकाओं में रख करके, बैलगाड़ियों में रख करके, जानवरों की पीठ पर डाल करके ये सारी जो कपास थी वो इकट्ठी करके और ब्रिटेन भेजी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 15वां प्रश्न है कि 5वीं रिपोर्ट से क्या अभिप्राय है। तो बच्चों ये जो 5वीं रिपोर्ट होती थी ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन और उसके क्रियाकलापों के विषय में तैयार की गई थी, और ये रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश संसद में पेश की जाती थी। ब्रिटिश संसद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी क्रियाकलाप होते थे उस पर फिर वहाँ पे विचार विमर्श होता था, वाद विवाद होता था, क्योंकि ब्रिटिश संसद ने या फिर यूँ कह सकते हैं वहाँ के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में केवल व्यापार करने के लिए भेजा था, व्यापार करने का एक अधिकार जो है वो दिया था, लेकिन यहाँ आकर के इस कंपनी ने धीरे धीरे जो है वो अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो इस तरीके से बच्चों हमने किए हैं 15 क्वेश्चंस। आने वाली हमारी आगामी सीरीज में और ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, और अगर आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो शाम को 7 बजे होती है हमारी लाइव क्लास पॉलिटिकल साइंस की, और 8:30 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास चलती है। तो अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हमारी क्लास शुरू होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। या फिर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने आपको नंबर दिया है उस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो जब क्लास शुरू होती है वहाँ पर हम लिंक शेयर करते हैं, आप उस लिंक के माध्यम से भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।